हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट। तो आज है टेस्ट संख्या 13। देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने टेस्ट संख्या 12 बोल दिया, जो वो तो हो चुका था। तो आज हम लोग इसमें करने वाले हैं पार्ट 3, जो कि इसमें 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी क्या 40 क्वेश्चन ये आज पूरा करने वाले हैं हम। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करेंगे यहाँ पर। देखिए आप लोग अपना एक ड्यूटी समझिए, वीडियो के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि आपके और भी जो भी मित्र ऐसे लोग हों जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इससे जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट। तो चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कथन है कि ऊष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को क्षति पहुंचा सकता है। और दूसरा है, जल निकाय के तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन एक और दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, या तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। और कथन ऑप्शन डी है कि कथन एक गलत है और कथन दो सही है। चलिए 61 नंबर बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। तो देखिए कह रहा है कि ऊष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि जल निकाय के तापमान में वृद्धि से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो देखिए दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है सुर्खियों में स्थान और दूसरा है अवस्थिति। अल्बेका घाटी सीरिया, माउंट रुआंग इंडोनेशिया, सक्सगाम घाटी लद्दाख। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। चलिए बताइए। अल्बेका घाटी, देखिए ये अल्बेका घाटी कहाँ पर है? तो ये लेबनान में पड़ेगा। ठीक है, लेबनान। वही माउंट रुआंग, माउंट रुआंग कहाँ पर पड़ेगा? तो माउंट रुआंग देखिए ये पड़ेगा आपका इंडोनेशिया का ये है। सक्स सक्सकाम घाटी ये लद्दाख दिया हुआ है, तो ये कहाँ पर होगा? तो देखिए ये यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये भारत ने पाकिस्तान नदी के यानी पीओके के साइड में है। ठीक है, पीओके के साइड में, लद्दाख नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर पीओके के साइड का हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत, यानी कि ये सीरिया की जगह लद्दाख हो जाएगा, ये पीओके का हाल हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के दूसरा कथन सही है, यानी कि इसमें एक कथन सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखेंगे। महासागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है। वही दूसरा है, महासागरीय अम्लीकरण समुद्री जीवों विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, सैल या अस्थि पंजर वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए बताइए, महासागरीय अम्लीकरण के बारे में है। तो देखिए ये महासागरीय अम्लीकरण से तात्पर्य अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच स्तर में कमी से है, पहला सही है। वही दूसरा है कि महासागरीय अम्लीकरण समुद्री जीवों विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट सेल या अस्थि पंजर वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ये भी कथन सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे कि दोनों कथन सही है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए अब क्लियर दिख रहा है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय बायोम और विशेषताएं दिया गया है। टुंड्रा है परमाफ्रास्ट या अस्थायी तुषार वाली मृदा। टैगा है सदाबहार शंकुधारी वन। सवाना है लंबी घास और छोटे वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 और यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए। केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन बी है केवल दो युग्म सही है, ऑप्शन सी है सभी तीनों युग्म, ऑप्शन डी है कोई युग्म नहीं है।
चलिए 64 नंबर बताइए। तो इसमें देखेंगे, बताइए। पहला है कि टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट या अस्थायी तुषार वाली मृदा, सही है। टैगा है सदाबहार शंकुधारी वन, ये भी सही है। सवाना लंबी घास और छोटे वृक्ष, तो लंबी घास तो होती है लेकिन छोटे वृक्ष इसमें होते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तीनों के तीनों सही है, सभी तीन। चलिए 65 नंबर देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में वृद्धि हो जाती है। वही दूसरा है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल पीएससी क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण ओजोन का अवक्षय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है इसमें से? कथन एक सही है और सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। कथन पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए शीत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र के आकार में वृद्धि हो जाती है, सही है। वही ध्रुवीय समतापी मंडल बादल क्लोरीन और ब्रोमीन अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण ओजोन का अवक्षय होता है, तो ये भी सही है। और इसका ये सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यानी कि दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे कि दोनों ही कथन सही है और दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, पीने के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले जल को फ्लोराइड आयनों Fe से पूर्णतः रहित होना चाहिए। और दूसरा है कि 10 ppm से अधिक फ्लोराइड आयन अस्थियों और दांतों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। कौन सा सही होगा इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए, वही ऑप्शन सेम ही रहता है। ऑप्शन पहला सही है तो दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए। तो देखिए पीने के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त जो पानी होते हैं ना जल के बारे में, कि पेयजल में इसकी कमी मानव के लिए हानिकारक होता है और दांतों के क्षय आदि जैसे रोगों के लिए कारण बन जाता है। ठीक है, पहला कथन गलत, दूसरा तो ऑटोमेटिक से हो जाना चाहिए फिर। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी लगाएंगे, पहला कथन गलत है दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 67 नंबर देखिए क्वेश्चन। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर यात्रा करता है तो इसमें सामान्यतः वृद्धि होती है। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जब कोई व्यक्ति ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर यात्रा करता है तो इसमें सामान्यतः वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है, दूसरा, तो दूसरा भी सही होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि दोनों के दोनों ही कथन सही है, दोनों के दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 68 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। कनेर, कनेर या नेरियम पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए। और दूसरा है इनमें ओलियंड्रिन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कौन सा सही है? कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। देख लीजिए यहाँ पर, कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा गलत, पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है, आपके सामने है, बताइए इसका।
तो देखिए करने के संदर्भ में है, इन पुष्पों के कच्चे अर्क के सेवन से बचना चाहिए। सही बात है। इनमें ओलियंड्रिन नामक कार्डियोटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है जो मृत्यु का कारण बन जाता है, मतलब जहरीला होता है। तो ये भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बताइए? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आपके सामने है, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग यानी CCPCJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यक्रम आयोग है। और ये दूसरा है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 69 नंबर बताइए आंसर। चलिए देखिए, ये अपराध रोकथाम है तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यक्रम आयोग है, ये सही है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ये गलत हो जाएगा। देखिए ये वियना में है। कहाँ पर? वियना में है। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक कथन सही है। चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय क्षेत्र विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर भारत, निकोबार द्वीप समूह। कितने हैं इसमें से? 1 2 4 5, 1 2 3, 3 4 5 या 1 2 3 4 5? 70 नंबर बताइए। तो देखिए भारत में 4 जैव विविधता है। वह कौन कौन से हैं? हिमालय हैं, हिमालय हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, और पूर्वोत्तर घाट हो जाएगा, और निकोबार द्वीप हो जाएगा। पूर्वी घाट हटा देंगे इसमें से। 3 यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, और डी में भी हटा दीजिए। ठीक है, तो यानी कि बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट है, वर्षा जल का पीएच मान निम्नलिखित में से कम होने पर उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है? 5.6, 6.5, 7 या तो 6.9? चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 5.6। ठीक है, चलिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय में गासे के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटता से संबंधी प्रजातियां अनंतकाल तक सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती। दूसरा है, उष्ण जलवायु में शरीर का आकार रैखिक होता है तथा ठंडी जलवायु में यह अधिक गोल और सघन होता है। तीसरा है, ठंडी जलवायु में शरीर का आकार बड़ा होता है और उष्ण जलवायु में छोटा होता है। और चौथा ऑप्शन है, प्रकृति के दोहन की सदैव एक पारिस्थितिकी लागत होती है। कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें से? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 72, गासे के नियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटता से संबंधी प्रजातियां अनंतकाल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इकोक्लाइन इकोक्लाइन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह रोग और अन्य तनावकारी कारकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की आबादी में क्रमिक गिरावट को संदर्भित करती है। वही दूसरा है, यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में वायु, जल और मृदा जैसे अजैविक कारकों की गुणवत्ता में गिरावट को संदर्भित करती है। तीसरा है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक स्पष्ट विभाजन सीमा नहीं होने की स्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन होता है। वही चौथा है, यह किसी क्षेत्र में जीवित जीवों की वह अधिकतम संख्या है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना अस्तित्व में रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए इसका आंसर करिए।
इकोक्लाइन के बारे में बताना है। चलिए इकोक्लाइन का अब यहाँ पे ऑप्शन पूरा दिख रहा है आपको। देखिए इकोक्लाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य प्रजातियों की संरचना के मामले में एक स्पष्ट विभाजन सीमा नहीं होने की स्थिति में एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन होता है। यह पर्यावरणीय ढाल यानी ऊंचाई, तापमान, थर्मेक्लाइन, लवणता यानी कि हीलोक्लाइन, गहराई या जैसे जैविक कारकों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, इकोक्लाइन का तात्पर्य क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी से शायद। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी विशिष्ट नीति जारी की है। क्योंकि भारत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। या तो पहला सही है दूसरा गलत है, या तो पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 74। तो कह रहा है कि भारत ने हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी विशिष्ट नीति जारी की है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए भारत के पास समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट नीति है ही नहीं अभी तो। और समुद्री अवशिष्ट से निपटने के भारत की कार्रवाई एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने तक सीमित रही, तक ही इसमें सीमित रह गई थी। और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम वाणिज्य पोत परिवहन निगम, ये 2003 वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के तहत, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण ये 1981 में से बनाया गया था, लेकिन इसमें समुद्री प्रदूषण के लिए नहीं हो पाया था। तो पहला कथन गलत। और दूसरा है कि भारत समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। यानी पहला गलत दूसरा सही, तो क्या लगाएंगे? लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कि पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से गिद्धों की कौन सी प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? रेड हेडेड गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, और वाइट रंड गिद्ध, रब्ड गिद्ध। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 2 3, या 2 3 4, या 2 4, या 1 3 4? 75 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75। चलिए बताइए। तो इसमें हो जाएगा रेड हेडेड गिद्ध, वाइट रब्ड गिद्ध, सिलेंडर विल्ड गिद्ध। ठीक है, 1 3 4, लेकिन हिमालयी गिद्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 1 3 4। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। भारत में संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरक्षण क्षेत्रों की अवधारणा को सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। वही दूसरा है संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार ने स्वामित्व में होते हैं। तीसरा है सभी प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए तीसरा तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि सभी प्रकार के संरक्षण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो वहाँ देखिए जो जनजाति वगैरह होते हैं ना, जनजाति के लोग वहाँ पे पेड़ पत्ते बेचने के लिए उनके कुछ आवास होते हैं, तो उनको छोड़कर होता है। तो सभी प्रकार के नहीं हो पाएंगे, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में होते हैं, तो देखिए ये सही है। अब पहला बताइए। तो
तो देखिए ये कह रहा है कि विविधता अधिनियम 2002 प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ये तो है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं था। तो क्या है? तो देखिए ये अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया था इसमें, तब 2002 का बना था, ठीक है? तो पहला कथन भी गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही, यानी कितने सही हुए? केवल एक सही हुआ। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है? चलिए 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रदूषक और रोग। आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग, कैडमियम इटाइट इटाई, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। 77 नंबर, 77 बताइए। 77 में है आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग, सही है। कैडमियम इटाई इटाई, सही है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, सही होगा ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी तीनों सही है कथन। चलिए 78 नंबर, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों की उत्पादकता में गिरावट। दूसरा है पर्यावरणीय व्यवधानों जैसे सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी। तीसरा है रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि। उपरोक्त में से कितने जैव विविधता हानि के संभावित परिणाम हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 78, 78। किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के संदर्भ में बताना है। पादपों की उत्पादकता में गिरावट है। देखिए रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि होता है, ठीक है। पादपों की उत्पादकता में गिरावट भी होता है। पर्यावरणीय व्यवधानों जैसे सूखे के प्रति प्रतिरोध में कमी, कमी होगा। तो हाँ ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही हैं, सभी के सभी कथन सही है। आगे बढ़े 79। चलिए कौन सा शब्द है? ये है बायोपायरेसी। पद के सर्वोत्तम रूप में कौन परिभाषित करता है? क्या होता है यह कृषि प्रयोजनों के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का अवैध व्यापार है, या तो यह वाणिज्यिक लाभ के लिए स्वदेशी ज्ञान या जैविक संसाधनों का अनधिकृत उपयोग है, या तो यह 3D लघु संरचना निर्मित करने की प्रक्रिया है जो जैविक अणुओं का उपयोग करके मानव अंग की प्राकृतिक तैयारी करती है, या तो चौथा, यह दवा उत्पादन के लिए अनैतिक रूप से जैविक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए विधि का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे। यह वाणिज्यिक लाभ के लिए स्वदेशी ज्ञान या जैविक संसाधनों का एक अनधिकृत उपयोग है। देखिए ये मूल रूप से किसी अन्य समुदाय या राज्य या राष्ट्र संबंधित जैविक पदार्थों का अवैध संग्रह और पेटेंट कराना बायोपायरेसी कहलाता है। यह पेटेंटिंग का तात्पर्य स्वामित्व के आधिकारिक अधिकार प्राप्त करने के विधि से है। और किसी वस्तु या जैविक पदार्थ का पेटेंट कराकर कोई व्यक्ति, निगम, शोध संस्थान या देश उस वस्तु या जैविक पदार्थ का एकमात्र स्वामी होने का आधिकारिक कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये बायोपायरेसी का मतलब होता है, ठीक है, पेटेंट प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 80। हाथियों के संरक्षण में है। देखिए हाथियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हाथियों के संरक्षण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत सरकार ने 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया था। दूसरा है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ने हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत की। और तीसरा है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट एशियन एलिफेंट अलायंस का सदस्य है। कितने कथन सही हैं यहाँ पर? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, सभी के सभी कथन सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पर है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2022 के संदर्भ में, ठीक है। अब यहाँ पे सूची और श्रेणियाँ देखेंगे। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अनुसूची 1 में है कि उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियाँ।
दूसरा है संरक्षित पादपों की प्रजातियां, तीसरा है साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने, और चौथा है निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां। कितने कथन सही हो जाएंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार? चलिए बताइए। तो देखिए सूची वन में है कि उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, तो दूसरा है कि कम स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां, कम स्तर के, इसमें क्या दिया है? संरक्षित पादपों का प्रजातियां, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है तीसरा है इसमें दिया है साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। क्यों? तो देखिए तीसरा में होता है कि संरक्षित पादपों की प्रजातियां होती है, संरक्षित पादपों की प्रजातियां ये, और चौथा क्या होता है? चौथा यहाँ दिया निम्न स्तर का संरक्षण पशु प्राप्त पशु प्रजातियां, तो देखिए इसमें चौथा भी गलत हो जाएगा। क्यों सुमेलित नहीं है? तो चौथा होता है साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने होते हैं, ठीक है। साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध संरक्षित पादप प्रजातियां, और सूची 2 में हो जाएगा निम्न स्तर के संरक्षण प्राप्त पशु प्रजातियां, ठीक है। यानी कुल मिला के केवल एक ही सही है। फिर से दिखा दूं, पहला कथन का मिलान ऐसे है, देखिए मिलान कर देता हूँ। पहला कथन का मिलान इससे हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा निम्न स्तर का संरक्षण प्राप्त पशु, तीसरा हो जाएगा आपका संरक्षित पादपों का प्रजातियां, चौथा हो जाएगा साइट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लगा देंगे, केवल एक युग्म सुमेलित है। चलिए 82 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 सुर्खियों में रहा डेड़ा विधि क्या है? डेड़ा विधि ग्रामीण भारत में उपयोग की जाने वाली जल शोधन की पारंपरिक विधि, या तो प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके बीजों के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण की तकनीक, तीसरा है मृदा की उर्वरता बढ़ाने हेतु नई जैव प्रौद्योगिकी विधि है, या तो चौथा स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके बनाई जाने वाली संधारणीय संरचना का एक रूप है। 82 नंबर डेटा विधि। तो डेटा विधि में ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके बीजों के पर्यावरण अनुकूल संरक्षण की तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 83 देखिए, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम मच्छर जोड़े गए हैं? जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, मिस्र। 83। तो देखिए मलेरिया से लड़ने के लिए 23 मई 2024 को पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में आनुवांशिक रूप से संशोधित ये जीएम मच्छर जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा? जिबूती। चलिए 84 नंबर, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तेल रिसाव, अपशिष्ट जल उपचार और रेडियोधर्मी अपशिष्ट से आयनित तत्व निम्नलिखित में से कितने को बायो रेमेडिएशन तकनीक से उपचारित किया जा सकता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? 84 नंबर। 84। तो ये हो जाता है तेल रिसाव, अपशिष्ट जल उपचार और रेडियोधर्मी अपशिष्ट आयनित तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिटोरल जोन वह क्षेत्र है जो जलीय या झील पारिस्थितिकी तंत्र के तट से सबसे दूर होता है। वही दूसरा है प्रोफंडल जोन में न्यूनतम और सौर प्रकाश के प्रवेश के कारण विशेष रूप से कम तापमान होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 85 नंबर, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए बताइए।
तो यह कह रहा है कि लिटोरल जोन वह क्षेत्र है जो जलीय या झील पारिस्थितिकी तंत्र के तट से सबसे दूर होता है, सबसे दूर नहीं, सबसे नज़दीक होता है यानी निकट होता है। पहला कथन गलत। दूसरा है कि प्रोफंडल जोन में न्यूनतम सौर प्रकाश के प्रवेश के कारण विशेष रूप से कम तापमान होता है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है? वनस्पति उद्यान, आरक्षित वन, जीन बैंक, संरक्षित क्षेत्र, क्रायो प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 4 5 या 1 3 5 या 2 3 4 या तो 1 2 3 4 5। चलिए बताइए, बाह्य स्थानीय के बारे में बताना है। 86 इन सीटू एक्स सीटू। तो देखिए इसमें हो जाएगा वनस्पति उद्यान, ठीक है, जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स2। वही संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र, ये कहाँ का हो जाएगा? इन2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 1 3 5 यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम शुरू किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 87, इसमें ऑप्शन बी लगाएंगे, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नेक्टन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। दूसरा है ये तैरने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं। तीसरा ये शक्तिशाली तैराक हैं जो जल निकायों में धाराओं को पार कर सकते हैं। तीसरा है ये जल के अधोतल पर रहने वाले जीवित सूक्ष्म जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नेक्टन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, ये शक्तिशाली तैराक है जो जल निकायों में धाराओं को पार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर देखेंगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनमें प्रायः विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। वही दूसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में प्रायः परिरक्षक और रंजकों जैसे योजक शामिल होते हैं। तीसरा है हृदय संबंधी समस्याएं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में से एक हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, तो देखेंगे इसमें ये फाइबर की मात्रा अधिक रहने से ये जोखिम हो सकता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा इसमें। वही दूसरा है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रायः परिरक्षक और रंजकों जैसे योजक शामिल होते हैं, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। और तीसरा है कि हृदय संबंधी समस्याएं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि केवल दो होगा, यानी कि दो कथन सही है, एक कथन गलत है। चलिए 90 नंबर, भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया है। और दूसरा है अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के अनुमेय स्तर को निर्धारित किया है, तो ये पहला सही है। दूसरा है अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास 100 मीटर के भीतर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये भी सही है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 देखेंगे। एनटीडी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों का एक विविध समूह है। वही दूसरा है, ये 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। तीसरा है, ये विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों जैसे पदार्थों सहित विभिन्न रोगाणुओं के कारण हो सकते हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन, तो कोई नहीं। चलिए 91 एनटीडी के बारे में है। तो ये संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों का एकमात्र विविध समूह है, सही है। 2030 तक महामारी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है, तो ये भी सही है। ये विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों सहित विभिन्न रोगाणुओं के कारण हो सकते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखिए। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के संदर्भ में रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अब, ठीक है, ऑप्शन क्लियर दिख रहा है? ओके। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन यह रासायनिक आयुध कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। और दूसरा है, रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरा है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और चौथा है 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन की देखरेख भी OPCW द्वारा की जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 92 किसके बारे में है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी लगाएंगे। रासायनिक हथियार को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए ये अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन विरुद्ध क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करने का आरोप लगाया था, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसके पास विश्व का पहला संचालन तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? चीन, USA, रूस या भारत? तो ये हो जाएगा रूस के पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, रूस के पास है। देखिए तैरता हुआ ये है, इसका ये फ्लोटिंग है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक ऐसी साइट है जिसमें एक या एक से अधिक परमाणु रिएक्टर समुद्र में एक प्लेटफॉर्म पर स्थित हो जाते हैं। 94 निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत में उपयुक्त क्षेत्रों में से कितने यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं? अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। 94 तो देखिए याद रखिए, यूनेस्को में भारत में जो है यूनेस्को के भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर में 7 प्राकृतिक स्थल है। कितने? 7। कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा है, काजीरंगा का है 1985, ठीक है, 1985 में हुआ था। और उसमें मानस वन्यजीव अभयारण्य था, 1985 में ही था। और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था 1985 का। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान था 1987 में, ठीक है, 1987 में था सुंदरवन। और नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक 1988 था और एक 2005 था, ये फूलों की घाटी वाला, ठीक है, 2005। और पश्चिमी घाट 2012, ग्रेट हिमालयन 2014। तो ग्रेट हिमालयन भी हो जाएगा, केवला देवी हो गया, यानी कुल मिलाकर इसमें से 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। और 7 है, मैं एक बार फिर से नाम बोलता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान 1987, नंदा देवी 1988, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2005, पश्चिमी घाट 2012 और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। चलिए 95 नंबर, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्लेटिनम प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम को विषाक्त गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। और दूसरा है जब निकास कैटेलिटिक कन्वर्टर से गुजरता है तो बिना दहन के ही हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 95 95। तो चलिए देखिए, पहला है कि प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम को विषाक्त गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है, पहला सही है। वही दूसरा है जब निकास कैटेलिटिक कन्वर्टर से गुजरता है तो बिना दहन के ही हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरा भी सही है। कितने गलत हुए? कोई गलत नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे कि कोई गलत नहीं हुए हैं, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता। उपवेद में से कितने संधारणीय विकास के प्राथमिक स्तंभ हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी 4? 96 96। तो देखिए, आर्थिक विकास होते हैं, सामाजिक विकास होते हैं, पर्यावरण संरक्षण होता है, राजनीतिक स्थिरता नहीं होता है। इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्थिरता नहीं होता है। देखिए, पारंपरिक रूप से संधारणीय विकास के प्राथमिक स्तंभों में से एक नहीं माना जाता है इसको, राजनीतिक स्थिरता को, क्योंकि ये शासन और समग्र सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। चलिए 97, सुपरिचित ई अपशिष्ट प्रदूषकों डाइऑक्सिन और फ्यूरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाइऑक्सिन और फ्यूरान विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट के थर्मल ट्रीटमेंट तापीय उपचार के दौरान उत्सर्जित होते हैं। और दूसरा है डाइऑक्सिन और फ्यूरान के संपर्क में आने का लगभग 90% कारक दूषित भोजन खाना है। उपवेद में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? 97 97। तो देखिए, डाइऑक्सिन और फ्लूरान विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट के थर्मल ट्रीटमेंट यानी तापीय ऊर्जा के दौरान उत्सर्जित होते हैं, जो कि पहला सही है। दूसरा है डाइऑक्सिन और फ्यूरान के संपर्क में आने का लगभग 90% कारक दूषित भोजन खाना है, तो 90% ये सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त रसायन, ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश, भूमि पर डंप किए जाने वाला घरेलू अपशिष्ट, चौथा है कीटनाशक और शाकनाशी, पांचवा है खनन। कितने मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं? केवल दो, केवल तीन, केवल चार या तो सभी 5? चलिए बताइए। 98 नंबर, 98। देखिए, टोटल तो इसके स्रोत कितने होते हैं? 6 तो होते ही हैं, तो इसमें से 5 तो दे दिया है। तो देखिए, 5 तो दे दिया, यानी सभी कथन सही हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी 5 होते हैं। 6 देखिए कौन कौन से होते हैं। मृदा प्रदूषण के घरेलू स्रोत, नगरपालिका स्रोत, औद्योगिक स्रोत, कृषि स्रोत, खनन स्रोत, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, सभी के सभी हो जाते हैं इसमें। वही ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश, भूमि पर डंप किए जाने वाला घरेलू अपशिष्ट, कीटनाशक और शाकनाशी, खनन, ये सब होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, सभी हो जाएंगे। चलिए लास्ट सेकंड देखते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला टाक यानी TAC टैक 003 TAK 003 मुख्य रूप से एक है, क्या है यह? सुपर बग संक्रमणों के लिए विकसित एंटीबायोटिक दवाओं का नया समूह। दूसरा है सौर सेल प्रौद्योगिकी में सब उपयोग की जाने वाली नवीन सामग्री।
तीसरा है डेंगू की रोकथाम के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। या तो चौथा स्वचालित विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणाली है। 99 तो देखिए यह क्या है, यह एक डेंगू के रोकथाम के लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, डेंगू के क्या लक्षण होते हैं? तो उसके देखिए तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, ये सब होते हैं ना। इसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केवल बड़े अस्पताल परिसरों के लिए लागू होता है। दूसरा है, यह प्रयोगशालाओं में उत्पन्न अपशिष्ट सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट का साइट पर ही कीटाणु शोधन के माध्यम से पूर्व निपटान को अनिवार्य बनाता है। अनिवार्य। तीसरा है, इन नियमों के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाना है। 5 श्रेणियों में। कितने कथन सही होंगे इसमें से? कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? 100 नंबर। तो थोड़ा थोड़ा मैंने तो हिंट भी दिया था पढ़ते हुए ही। यह केवल बड़े अस्पताल परिसरों के लिए लागू होता है। अब सरकार अगर कोई बनाएगी तो क्या सिर्फ बड़े अस्पतालों के लिए बनाएगी? देखिए नियमों के दायरे में विस्तार किया गया है। इसमें टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा शिविर, किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। यानी पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि यह प्रयोगशाला में उत्पन्न अपशिष्ट सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट का साइट पर ही कीटाणु शोधन के माध्यम से पूर्ण निपटान अनिवार्य बनाता है। तो देखिए ये अनिवार्य तो बनाएगा ही, क्योंकि ये तो प्रबंधन बना रहा है तो अनिवार्य बना रहा है, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। वही तीसरा कह रहा है, नियमों के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 5 श्रेणियों में नहीं है। देखिए, स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक करें, अलगाव के सुधार के लिए जैव विविधता अपशिष्ट को 10 के बजाय अब क्या करेगा? 10 के बजाय अब 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 4 श्रेणियों में, यानी कि तीसरा भी कथन गलत। एक और 3 गलत, दूसरा सही। यानी कितने सही हुए? केवल एक कथन सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसी साथ इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूपीएससी जिनका भी 2000 जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह टेस्ट है। और जो लोग भी अगर इसके बाद भी एग्ज़ाम देने वाले 26 में भी, तो अगर लगातार वो टेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज देखिए ये टेस्ट नंबर कौन सा? आज है ये टेस्ट नंबर 13, जो कि समाप्त हो चुका है। बहुत जल्द फिर नेक्स्ट टेस्ट क्या आ जाएगा, जो कि 14 रहेगा। देखिए कुछ पार्ट पार्ट में इसलिए लेके आया जा रहा है ताकि आप लोग डेली रिवीजन करते रहिए। अगर डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपके माइंड सेट में ये ऐसा फिट रहेगा। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझ रहे हैं कि आप एक एक ही क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और देखिए इसका भी तो डेट निर्धारित हो गया ना, 22 दिसंबर को। 22 से 24 दिसंबर को जब भी एग्जाम है उसका पीसीएस का, तो उसके लिए भी लोग लगे रहिए। और उसके लिए भी टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें भी डेली ज्वाइन हुआ करिए। घटना चक्र देखिए पढ़िए, घटना चक्र हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है, तो आप उसमें भी जाकर ज्वाइन हुआ करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो रहेगा टेस्ट नंबर 14। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और जय हिंद, जय भारत।